ओके, लेकिन इस आंकड़े के बाद क्या फेड के सामने जो सितंबर में पॉलिसी आनी है यूएस फेड की, वहां पर रेट कट के चांसेस ज्यादा हो गए हैं? ये प्रेशर ज्यादा हो गया है फेड के ऊपर? नहीं, अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो नए फेडरल चीफ आए हैं, है ना, वो अभी उन्होंने एक कमिटी सेटअप की है, जो कमिटी बताएगी कि उनको क्या करना चाहिए आगे। तो वो जी। कमिटी रिपोर्ट आने पे ही पता लगेगा कि फेड किस तरफ ये करेगा। अगर हम आरबीआई को देखें तो आरबीआई ने अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उसमें यही हम्म। कहा कि तो हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी जो अनिश्चितता है, जितने दिन अनिश्चितता रहेगी और आपने कदम ले लिया, तो बाद में आपके पास जो तीर है अपने कमान में, वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है दुनिया भर में इस समय सब लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अनिश्चितता जो है, वो आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी को भी असर कर रही है, वो आपके सेंट्रल बैंक्स को भी असर कर रही है। हम्म। तो अभी तक जो आप देख रहे थे कि सभी सेंट्रल बैंक एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जरा वेट एंड वॉच कि ये किस तरफ चल रहा है। और इसमें मेरा मानना है अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध वगैरह जो है, वहां पे कुछ समझौते हो जाएं। जैसे ट्रंप ने आते ही कहा था कि मैं तो जो 24 घंटे में जो समझौता करवा दूंगा, है ना, वगैरह वगैरह, और अब जो 1.5 साल हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है। तो अमेरिका को अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो ग्लोबल इंटरेस्ट हैं, उनको ठीक ठाक करना पड़ेगा। एक तरफ वो हम्म। चाइना के साथ जो है, वो चाइना को स्क्वीज करता है, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना ना आगे बढ़े। अब चाइना और अमेरिका मिलके अगर दोनों सही कदम उठाएं, तो हो सकता है कि ये युद्ध वगैरह बंद हो जाए। अमेरिका अगर चाहे तो इसराइल पे जब प्रेशर डाल के वहां पे जो उनकी समस्या है पैलेस्टाइन की है, जो ईरान के साथ समस्या है, उसको हल कर ले, उसी तरह यूक्रेन और रूस के साथ जो समस्या है उसको हल कर ले, तो बहुत ज्यादा राहत मिलेगी लोगों को। क्योंकि उससे फिर जो कमोडिटी मार्केट्स हैं, जो इन्फ्लेशन है, इन सब पे असर पड़ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेटर हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि इस समय ये इतना फेडरल रिजर्व पे या इतना डेट पे नहीं निर्भर है, जितना कि अमेरिका की जब पॉलिसी क्या है, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है। उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अगर सही ढंग से हो जाए, जैसे कि वो बायलैटरलिज्म कर रहे हैं ना कि मल्टीलैटरलिज्म, वो अगर दोबारा मल्टीलैटरलिज्म की तरफ चले जाएं, और वो फिर ये ना कहें कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके चलते हुए सबको स्क्वीज कर रहे हैं, वो कनाडा जी। को भी स्क्वीज कर रहे हैं, यूरोप को भी स्क्वीज कर रहे हैं, जापान को भी स्क्वीज कर रहे हैं, और जो चाइना पे वो प्रतिबंध लगाते चले जाते हैं बीच बीच में। तो ये सारी चीजें वो करना बंद करके एक साझा तौर पे अगर चले दुनिया, तो उसका असर होगा। पर ये एआई का खतरा तो बना ही रहेगा। जी, एक आखिरी सवाल सर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इस आंकड़े का असर पड़ सकता है, या और कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि क्रूड हो गया, रुपया जो अनस्टेबल इस समय दिखाई दे रहा है वो हो गया, आरबीआई की पॉलिसी भी आएगी वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, यूएस के नंबर्स से इन तीनों तरीके के कॉन्सेप्ट्स पर असर पड़ेगा? क्या इंडियन इकोनॉमी पर असर पड़ेगा? जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा ही। एक तो उनका जो डेट ज्यादा होता है, तो फिर वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो हम्म। उससे हमारा एक्सपोर्ट पे असर। अब आप देखें कि मतलब पिछले साल हालांकि जो हमारा जो इंपोर्ट टैरिफ है वो बढ़ा दिया था, और सबको डर था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका की तरफ वो कम हो जाएगा। लेकिन वो कम नहीं हुआ, है ना, बल्कि थोड़ा बहुत बढ़ा। हालांकि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, क्योंकि जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए, बाकी और चीजों के दाम बढ़ गए, तो उससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो ज्यादा बढ़ गया। पर हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट अगर वहां पे जो डिमांड बनी रहेगी तो एक्सपोर्ट चलता रहेगा। हालांकि वो टैरिफ पे अभी जो अनिश्चितता है, वो 100% की टैरिफ की बात कर रहे हैं, उसका असर है वहां पे। दूसरी बात यह कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, और खासकर जो स्टॉक मार्केट, वहां का हम्म। स्टॉक मार्केट जब तक तेज है, तो यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बाहर चला जाता है, वो वहां पे लग जाता है। आपने देखा कि पिछले अभी पहले 4-5 महीनों में साउथ कोरिया में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल था, ताइवान में था, तो बहुत सारा कैपिटल वहां जा रहा था, और यहाँ हम्म। से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट निकल के वहां जा रहा था। तो अगर जो रिलेटिव रिटर्न है, रिलेटिव रिटर्न अगर वहां पे ज्यादा रहा, तो यहाँ से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगा, और फिर फॉरेन एक्सचेंज की कमी रहेगी। अभी जो एफसीएनआर बी वगैरह से जो आरबीआई ने पैसा रेज किया है, वो इसीलिए रेज किया क्योंकि खतरा था कि ये पैसा बाहर जाता रहेगा और उससे असर होगा। लेकिन उसका असर ये होगा कि आरबीआई के ऊपर सारा रिस्क आएगा। जैसे जैसे अगर रुपया कमजोर हुआ, तो आरबीआई को पे करना पड़ेगा। इसीलिए अपनी आरबीआई ने स्कीम जल्दी से बंद कर दी है। पहले वो हम्म। लॉन्गर टर्म में चलनी थी, अब वो अगस्त 31 तक ही वो बंद करने की कोशिश है, जिससे कि उनके ऊपर बर्डन और ना पड़े। फिर हमारा जो बजट है, हमारे बजट पे इसलिए असर पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक तो सूखे की जो आशंका है, दूसरा जो तेल वगैरह के दाम बढ़े हैं, उससे इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन रेट तो काफी तेज है ही, 9.5% के करीब है।
और जो रिटेल इन्फ्लेशन जो सीपीआई है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है वो हमारे असंगठित क्षेत्र पे बहुत असर डालता है, क्योंकि उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा असर पड़ता है जब खाद्यान्न पदार्थ वगैरह के जो दाम जो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो बजट डेफिसिट है उस पर भी असर पड़ेगा। तो आप देखें तो फिस्कल पॉलिसी पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे और हमारे एक्सपोर्ट पे, इन पे असर पड़ेगा। जो ये अमेरिका का जो बढ़ा हुआ $40 ट्रिलियन का बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ा हुआ तो एक बात है, वो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वहां पे स्थिति कंट्रोल में नहीं है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू उनका इतना नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है, तो वो हमारे ऊपर असर करता रहेगा। सर वैसे आपके नजरिए से क्या इस तरीके की जब सिचुएशन होती है ग्लोबली या फिर किसी भी देश में, इन्वेस्टमेंट्स करना सही रहता है मार्केट्स में या किसी भी तरीके की कमोडिटीज में? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो निश्चय डिपेंड करता है कि आपकी अनसर्टेनिटी कितनी है। अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में आदमी लिक्विड हो जाता है, वो गोल्ड ज्यादा होल्ड करेगा, वो ज्यादा कैश होल्ड करेगा। और आप देख रहे हैं कि करेंसी इन सर्कुलेशन तो भारत में बहुत तेजी से बढ़ ही गया है, क्योंकि जितनी अनिश्चितता होगी उतना जो आप ज्यादा करेंसी होल्ड करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी सेक्टरली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं हमारे यहाँ, वो इतना अच्छा नहीं कर रही हैं, जबकि बाहर की टेक्नोलॉजी कंपनियां वो बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियां जो हैं वो एआई में इतना आगे नहीं हो पाई हैं जितना कि चाइना की और जो अमेरिका की, कोरिया की, ताइवान की कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये सेक्टरली देखना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि हमारे जो जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम इसीलिए हो क्योंकि यहाँ से लोग बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो यहाँ इन्वेस्ट करके बाहर कर रहे हैं क्योंकि बाहर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पे स्टॉक मार्केट वगैरह काफी तेज हैं। खासकर टेक्नोलॉजी कंपनियां वो तो पिछले 2 साल से अमेरिका में बहुत अच्छा कर रही थी, अभी थोड़ा वहां पे गैप है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी कंपनियां और जगह। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है स्टॉक मार्केट वगैरह में तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इतनी अनिश्चितता में समझ नहीं आता कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। जी सर, अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी यही है कि मिडिल ईस्ट टेंशंस जब कम हो जाएंगी तो शायद चीजें स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएं। आज जो आपके साथ बातचीत हुई है, मुझे लगा है कि जो आंकड़े सामने आए उसके कारण जो पैनिक क्रिएट हो सकता था, हमारे जितने भी व्यूअर्स इसे देखेंगे वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से इकोनॉमीज आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड एक्सप्लेनिंग दिस इन दिस फॉर्म। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।